हेलो। लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन कैसा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। यहाँ पे दो तरीके के सब्सटेंस थे, एक प्योर फॉर्म में था और एक मिक्सचर फॉर्म में था जो कि इम्प्योर था। प्योर फॉर्म का अगेन फर्दर एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स, सॉरी एलिमेंट्स कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट रहते थे, तो उन सब के बारे में हमने देख रखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला आता है क्या, एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो प्योर सब्सटेंस है, अगर वो एक ही टाइप के एटम्स को लेकर अगर बना है तभी जाके उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अगर देखो, अगर मैं एक पीस ऑफ आयरन ले रहा हूं यहाँ पे एंड ए पीस ऑफ गोल्ड एंड ए पीस ऑफ कॉपर, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अगर मैं प्योर फॉर्म में ले रहा हूं तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या होंगे, आयरन के ही होंगे। यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे। और यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं किसके होंगे, कॉपर के होंगे। खासियत खासियत है यहाँ पे, जो भी पार्टिकल्स है यहाँ पे सब क्या है, एटम्स हैं। ये सब क्या है, एटम्स हैं। एक ही टाइप का एटम को लेके ये सब फॉर्म होते हैं। सो अगर मैं एक एटम का बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो गोल्ड का रहता है, गोल्ड का एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यू से। एटॉमिक नंबर इसका 79 होता है, मतलब 79 यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर है। ठीक है, सो ये रहा एक एटम। अगर मैं एलिमेंट बोलूं, जो कि अगर प्योर फॉर्म में है, जो कि हम देखते हैं वो क्या है, एक एलिमेंट कहा जाएगा इसी को। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, हमें मतलब नहीं है, अगर वो एक ही टाइप का एटम को लेकर अगर बना है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट कह रहे हैं। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन। अगर मैं यहाँ पे एक पीस ऑफ गोल्ड है, इसको अगर मैं तोड़ रहा हूं, बीच से तोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे भी वही गोल्ड मिलेगा और यहाँ पे वही गोल्ड रहेगा। क्या ये गोल्ड कभी सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा कभी होगा ही नहीं, ना ही केमिकली ट्रीट करने से भी ऐसा होगा। हाँ, ये हो सकता है, यहाँ पे जो प्योर फॉर्म अगर गोल्ड है, ये कुछ और कंपाउंड फॉर्म कर देगा। जैसे कि अगर हम बात करें, एक सिलेंडर है जो कि ऑक्सीजन का है, प्योर ऑक्सीजन, और एक सिलेंडर है जो कि प्योर हाइड्रोजन का है। यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन है और यहाँ पे प्योर हाइड्रोजन है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, पानी फॉर्म होता है, H2O। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में था, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ गया रूम टेम्परेचर पे। इसको ब्लू दिखा देते हैं, पानी है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो था, जो कि गैसेस स्टेट में था, अब अगेन ये भी लिक्विड स्टेट में आ गया। चेंज क्या हुआ है देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऐसे समझते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन था, दो ऑक्सीजन थे ना, उनके बीच में कोई बॉन्ड होगा। क्या बॉन्ड है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में देखेंगे, अभी हमारा कोर्स नहीं, बस अभी समझने का है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक बॉन्ड होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूँ, इसको H1 देता हूँ, इसको H2 देता हूँ। ठीक है, दो हाइड्रोजन है क्योंकि हम दो हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, दूसरा वाला ऐसा हो गया। समझो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक साथ जो थे, अभी उनके बीच में क्या हो गया, ये ऑक्सीजन बस आगे बैठ गया। क्या यहाँ पे एटम में कोई चेंजेस आया? एटम में चेंजेस नहीं आया, बस यहाँ पे अरेंजमेंट में चेंज आया। जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ H1 के साथ पहले H2 था, अभी H1 के साथ क्या आ गया है, ऑक्सीजन एक आ गया। पहले जो ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन था, अभी इसके दोनों साइड क्या लग गया है, बस हाइड्रोजन लग गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ से टूट के यहाँ पे बस आ गया है, एटम में चेंजेस नहीं हुआ। सो वही कह रहा है यहाँ पे कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मीन। अगर केमिकली अगर ट्रीट भी कर रहे हैं तो जो एलिमेंट के जो एटम्स है
ये चेंज नहीं हो रहे, ये बस क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहे हैं। समझ में आया? All of the elements are inserted in a chart called periodic table. देख सकते हो यहाँ पर अभी तक हमारे पास कितना 118 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, इनका डिस्कवरी किया गया है। सो सभी एलिमेंट्स को कहाँ पे रखा गया है, इसे पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है। Atoms of the pure element may bonded to each other chemically in more than one way, allowing the pure element to exist in multiple structure known as allotropy, which differ in the properties. Okay, so कुछ एलोट्रोपी के बारे में देखो। एलोट्रोपी देखो क्या है, एलोट्रोप्स, ये बहुत अच्छा सा चीज है। सबसे पहला यहाँ पे जो एटम होंगे वो कौन से स्टेट में रहेंगे, प्योर फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ही टाइप के एटम से लेके ये बना रहेगा, हमेशा एक ही टाइप के एटम रहेगा यहाँ पे। दूसरा चीज, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में अलग अलग होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला आया क्या, कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरिन। अगर हम डायमंड में बात करें, डायमंड का बात करें, तो एक कार्बन रहेगा यहाँ पे प्योर फॉर्म में, तो इसके साथ और 4 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अभी ये कार्बन के साथ अगेन 1 2 3 कार्बन जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी एक जुड़ा हुआ है, इसके साथ इसी हिसाब से 3 और जुड़े रहेंगे, और ये इसके साथ है, और इसके साथ भी अगेन और 3। अभी ये जो 3 है, इनके साथ अगेन और 3 जुड़े रहेंगे, यहाँ पे 3। तो हम कह सकते हैं एक कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। पहला बात। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राफाइट का, यहाँ पे इस तरह से ये शीट फॉर्म में रहता है, हेक्सागोनल शीट फॉर्म में रहता है। यहाँ पे एक ऊपर का एक शीट रहा, नीचे का और एक शीट रहेगा, इसी हिसाब से नीचे यहाँ पे शीट रहेगा और यहाँ पे और एक शीट रहेगा। और यहाँ पे कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड बनाए रहते हैं। एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, 1 2 3। ये अगर सेंट्रल कार्बन है तो इसके साथ 3 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो हर कार्बन के साथ यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। और नेक्स्ट आता है फ्लोरीन, ये एक बॉल शेप का रहता है, यहाँ पे 6 मेंबर और 5 मेंबर कार्बन कंपाउंड होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ज्यादा ही डेंस है। डेंसिटी का मतलब समझ में आ रहा है, एक छोटे से यूनिट एरिया पे कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसी हिसाब से ग्राफाइट, ग्राफाइट के बीच में देखो क्या है, गैप्स है। ये यहाँ पे गैप है ना, ये बीच का, तो इसी गैप के लिए एक लेयर और दूसरा लेयर आपस में क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकते हैं। तो इसलिए ग्राफाइट क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और इसलिए टूट भी जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन तो बहुत सा है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और जान रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे फ्लोरीन के बारे में और जानेंगे। हालांकि इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, डायमंड एंड ग्राफाइट। दिस इज आवर डायमंड। डायमंड में देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन 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 है, और एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये जो कार्बन है इसके साथ भी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो अगर इसको मैं दिखाऊं थोड़ा सा रोटेट करके, सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो तुम लोग भी यहाँ से देख सकते हो। इसे घुमा फिरा के देखना कि एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। देखो एक ये अगर ये कार्बन रहा तो इसके साथ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। सो जो कार्बन एटम का ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से क्या बना है, हमारा डायमंड बना है। ये किसका स्ट्रक्चर रहा, ये रहा ग्राफाइट का स्ट्रक्चर। अगर इसको अगर देखें, सो देखो यहाँ पे ये कुछ हेक्सागोनल बन रहा है। तो एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3। 4 क्यों नहीं, क्योंकि इनके बीच में देखो क्या है, गैप है। ठीक है, तो एक कार्बन के साथ 3 कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सो जो डायमंड था, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए थे। जो ग्राफाइट है ये क्या है, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं।
ये रहा फुलरिन का स्ट्रक्चर जो कि एक बॉल शेप का है। यहाँ पे देखो ये 6 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड भी है, तो 6 और 5 दोनों को ही मिला के क्या बना है, फ्लोरीन बना है। ये सबसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका शीट है कार्बन का, यहाँ पे भी उसी हिसाब से बना है, लेकिन ये कैसे फॉर्म है, शीट के फॉर्म में, एक ऐसे लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में। सो देखो सब कुछ ये प्योर कार्बन ही है, लेकिन जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए ये सब क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स है। नेक्स्ट इसी हिसाब से ऑक्सीजन का भी क्या होता है, डाई ऑक्सीजन होता है, ओजोन होता है एंड टेट्रा ऑक्सीजन होता है। डाई ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेंगे ऐसा, ओजोन O3 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन रहते हैं एंड टेट्रा ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन रहेंगे। फास्फोरस का भी 3 फॉर्म रहता है, एक व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। सब कुछ प्योर फास्फोरस है, लेकिन मिलते कैसे हैं, 3 फॉर्म में मिलते हैं। देन सल्फर का भी देखो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक एंड एंटीमोनी भी ब्लू व्हाइट एंटीमोनी एंड येलो एंटीमोनी एंड ब्लैक एंटीमोनी। ये प्योर एंटीमोनी है, लेकिन मिलता कैसा है, इस 3 फॉर्म में मिलता है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। एलोट्रोपी क्या है, एक ही कार्बन सॉरी एक ही टाइप के एटम्स से बने हुए रहेंगे, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस किस तरह से ये रहते हैं, देन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर किस तरह से रहते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हो। एंड this is about blue white antimony, yellow antimony and black antimony. The ability of an element to exist in one of many structure forms known as allotropy. तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। 90% of the human body is made up of just 3 elements, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन है। जितने भी प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स में थोड़ा बहुत मेटल पार्ट भी आता है। अगर हम बात करें किस किस का, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का और प्रोटीन्स का, इन्हीं से तो ह्यूमन बॉडी बना है। तो ये सब कहाँ से बने हैं, इन सबको लेके बना है। यहाँ पे बाकी सब एलिमेंट भी है, लेकिन उनका अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है। नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी आते हैं ह्यूमन बॉडी में, है ना, मिनरल्स में आते हैं। लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इनका अमाउंट सबसे ज्यादा है, जो कि 90% है ह्यूमन बॉडी में। देन आते हैं किसके बारे में, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिसिटी क्या है, देखो अगर मैं एक एलिमेंट बोलूं, एक एलिमेंट बोल रहा हूं, तो यहाँ पे कितने नंबर के एटम्स हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। एक एलिमेंट जो है उसमें द नंबर ऑफ एटम इज नोन एज द एटॉमिसिटी। The number of atom of an element present in its molecule is known as atomicity. On the basis of atomicity, elements are classified into following categories. या तो एक एटम हो सकता है, 2 एटम हो सकते हैं, 3 एटम हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला आया मोनोएटॉमिक एलिमेंट। These are the elements having atomicity equal to 1. यहाँ पे atomicity 1 मतलब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एटम ही रहेगा, जैसे कि हीलियम हो गया, नियन हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो भी है ये एक ही एटम को लेके बने हैं। यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, हाँ देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है, दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आता है, अगर मैं यहाँ पे प्योर गोल्ड लिया तो यहाँ पे तो बहुत सारे एटम है, तो मैं यहाँ पे कैसे कह सकता हूँ कि ये एक ही एटम को लेके बनाए। एटॉमिसिटी का एक्चुअल जो मतलब है ये क्या है, जो सबसे छोटा पार्टिकल ये टोटल स्ट्रक्चर को जो रिप्रेजेंट करे उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्योर गोल्ड ले रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ गोल्ड लिखने से ही पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मेरे हाथ में अगर गोल्ड है, क्या ही रिप्रेजेंट करूंगा, एजी ही तो बोलूंगा। सो सिर्फ एक सिंगल एटम से ही क्या हो रहा है, पूरा होल रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से डाइएटॉमिक क्या होगा, देखो these are the elements having atomicity equal to 2। अभी यहाँ पे atomicity 2, अगर कहीं पे हाइड्रोजन मेरे हाथ में,
क्या मैं इसको हाइड्रोजन कह सकता हूँ? नहीं, ये हाइड्रोजन नहीं, ये क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, H2 फॉर्म में है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। मैं यहाँ पे सिंपल एक हाइड्रोजन कह नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ अगर हाइड्रोजन कह रहा हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ आयोडीन, मेरे हाथ में अगर आयोडीन है, क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं, ये क्या है? एटम है, ये आयोडीन नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या? पॉलीएटॉमिक, जैसे कि ओजोन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। अगर मेरे हाथ में, अगर मैं बोल रहा हूं ओजोन है, क्या मैं इसको ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कभी नहीं। क्या मैं इसको O2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं? कभी नहीं कर सकता। अगर मैं इसको O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये किसको बता रहा है? एक एटम को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? एक मॉलिक्यूल को बता रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि हम सांस लेते हैं। लेकिन ओजोन ये तो यूवी लेयर को प्रोटेक्ट करता है, तो इसको हम तो सिर्फ ऑक्सीजन तो बोल नहीं सकते, या फिर सिंपल O2 तो बोल नहीं सकते। तो जो बेसिक चीज है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स को जो रिप्रेजेंट करता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिप्रेजेंट करता है, वो कौन है? O3 है। तो ये ओजोन है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। इसी हिसाब से देखो फास्फोरस का भी वही है। एंड S8, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है? सल्फर 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 सल्फर, यहाँ पे 5 इस तरह से जिगजैग फॉर्म में है, नीचे 1 2 3 रहेगा। तो ये एक क्राउन टाइप का दिखता है, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है कि क्राउन शेप में है। नेक्स्ट आता है क्या? प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स जो हैं उनको 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो मेटल होता है ये प्योर फॉर्म में रहता है, नॉन मेटल भी प्योर फॉर्म में है, और जो मेटलॉइड भी ये प्योर फॉर्म में है। हम यहाँ पे इनका मिक्सचर के बारे में या फिर इनका इम्प्योर स्टेट में बात नहीं करते। अगर हम कहीं पे अगर बोल रहा हूँ सोडियम एटम या फिर सोडियम मेटल अगर बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे बोल दिया सोडियम मेटल, तो ये क्या है? प्योर फॉर्म में है। अगर यहाँ पे अगर बोला नाइट्रोजन गैस, मतलब क्या है? ये प्योर फॉर्म में है। अगर मैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की अगर बात करता हूँ तो ये हमेशा क्या होने चाहिए? प्योर होने चाहिए, इसलिए तो ये एलिमेंट्स हैं। सो ऑन द बेसिस हमने देखा था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आया स्टेट के बारे में। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, ये क्या है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड रहेंगे। नॉन मेटल क्या है? मोस्टली गैसेस रहेंगे। एक्सेप्शन देखो, मर्क्यूरी पता है एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। गैलियम एंड सीजियम भी एक आता है। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होता है। सो द गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये अराउंड 30 के आसपास कुछ होता है, और सीजियम का 28 29 के आसपास कुछ होता है। देख लेना कितना है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी ज्यादा नहीं है। हाँ, हाथ में रखोगे ऐसे ही मेल्ट होगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर तो खुद ही 35 39 डिग्री सेल्सियस होता है। देन अगर हम नॉन मेटल का बात करें, कार्बन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सल्फर भी, फास्फोरस और आयोडीन ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एंड ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सो यहाँ पे याद रखने का क्या है? मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और यहाँ पे ब्रोमीन। अगर चाहो तो तुम इन सबको भी याद रख सकते हो, है ना, लेकिन ये दिख जाता है। ठीक है, लेकिन ये इनको थोड़ा सा हमारा रूम टेम्परेचर हम कितना मान के चलते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा इनको हीटअप करना पड़ेगा, बहुत ही हल्का सा। नेक्स्ट आता है क्या? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स को मेल्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस हिसाब से नॉन मेटल को भी, ये तो गैस फॉर्म में इनका मेल्टिंग पॉइंट तो कम ही होगा, तो फिर मेल्ट होके गैसेस में भी हो जाते हैं, कम ही रहते हैं। बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड मर्क्यूरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है, ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। अरे मर्क्यूरी तो ऐसे ही मेल्ट होके ही रहता है। एंड गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना था? अभी देख रहे थे 28 29 के आस सॉरी 30 के आसपास था, 29.7 समथिंग है, तो 30 के मान के चलते हैं, तो 30 के आसपास था। लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसको लिक्विड से गैस तक कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, सो और कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, इनका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा रहता है।
कार्बन भाई डायमंड फॉर्म कर रहा था, और डायमंड कहाँ पे फॉर्म होता है, ये तो खुद ही वोल्केनो में फॉर्म होता है। ठीक है, कार्बन को अगर ज्यादा गर्म करोगे, अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे दोगे, डायमंड फॉर्म हो जा रहा है, तो इसको फिर से मेल्ट करोगे तो और ज्यादा टेम्परेचर, फिर इसको बॉयल करोगे और ज्यादा टेम्परेचर, तो उतना होता नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या, हार्डनेस। जनरली मेटल्स क्या है, हार्ड होते हैं। टंगस्टन एंड क्रोमियम आर द हार्डेस्ट। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन है, टंगस्टन एंड क्रोमियम। बट सोडियम पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं, एंड मर्क्यूरी और लेड, ये तो पता है, लेड तो टूट जाता है। देन मर्क्यूरी, ये तो ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में। बट व्हाट अबाउट आवर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर सॉलिड, सॉरी सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। तो जो नॉन मेटल्स रहते हैं ये ब्रिटल होते हैं, थोड़ा सा मतलब ये चूर चूर हो जाते हैं पूरा। लेकिन व्हाट अबाउट डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये तो इतना हार्ड है कि मेटल से भी और आगे चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, एक यूनिट एरिया पे कितने नंबर के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सो जो मेटल्स हैं, मेटल का क्या है, हाई डेंसिटी रहता है, एक्सेप्शन लिथियम सोडियम पोटेशियम हैविंग द लोअर डेंसिटी देन वाटर। तो इसलिए क्या होता है, ये फ्लोट करते हैं। अगर डेंसिटी ज्यादा है तभी जाके तो ये नीचे जाएगा वाटर से, अगर वाटर से डेंसिटी अगर कम है तो ये ऊपर ही रहेगा। लेकिन डायमंड का हमने देखा था, छोटे से एरिया पे कितने सारे कार्बन एटम्स थे, सो डायमंड का डेंसिटी क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है। What about the conductivity? Good conductors of heat and electricity. Bismuth and tungsten are the poor conductor of electricity. अगर इनमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये गर्म हो जाते हैं, है ना। बिस्मथ और टंगस्टन, टंगस्टन वायर देखे हो ना, जो बल्ब में फिलामेंट्स में यूज होता है। बट मेटल्स आर क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा निकालने के लिए व्याकुल रहते हैं, कह सकता हूँ। लेकिन नॉन मेटल का ऐसा नहीं है, नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट जो ग्राफाइट है और गैस कार्बन है, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। ये क्यों ऐसा गुड कंडक्टर, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, शायद 10th क्लास जब आ जाएंगे, या फिर अगर कोई भी एंट्रांस के अगर सिलेबस में अगर रहा तो उस टाइम में हम देखेंगे। बट ग्राफाइट और जो कार्बन है, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर। अभी के लिए थोड़ा सा इन सबको याद रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे ये सब कुछ याद रह जाएगा। देन आता है लस्टर, चमक। तो जितने भी मेटल हैं ये सब क्या है, मस्त चमकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स का कोई चमक नहीं रहता। एक्सेप्शन कौन आ गया, आयोडीन एंड ग्राफाइट, ये इनका चमक होता है। अब देखो, मेटल क्या होता है, जब हम मेटल को काटते हैं चमकता है, लेकिन ये क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, तो इसके कांटेक्ट में आता है। अगर इसके कांटेक्ट में आ गया तो यहां से मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, ये अभी चमक रहा था, अब ये अभी चमकता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मेटल लूं और ये अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो इसके सरफेस में एक ऑक्साइड का इस तरह से लेयर बन जाता है। तो पहले जो शाइनी सरफेस था अभी वो शाइनी नहीं लेके अभी ये क्या होता है, डल सरफेस हो जाता है। अगर इसको अगर मैं हटा दूं, अगर इसको मैं ऐसे हटा दूं, क्या दिखेगा, ये सरफेस आ गया अगेन, ये सरफेस अगेन आ गया, तो फिर से ये क्या करेगा, साइन करेगा। तो मेटल क्या है, साइन करते हैं, बट ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसी ऑक्साइड लेयर को निकालना होता है, या तो घिस के निकालते हैं या फिर बहुत सारे केमिकली हम निकालते हैं, जो कि जो ज्वेलर्स होते हैं उनके शॉप में जाते हैं और ये सब तो करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिंक हैज वेरी लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे कि बट कार्बन एंड कार्बन फाइबर डायमंड हो गया, ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब कितने तक की बोझ होल्ड करके रख सकते हैं, है ना। डायमंड बहुत ही हार्ड है। नेक्स्ट, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है, ऐसे एक ऐसा प्रॉपर्टी जहां पे अगर हम मार के जो मेटल है उसको हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डक्टिलिटी, तार में कन्वर्ट करना। मेलेबिलिटी होता है थीन शीट में कन्वर्ट करना,
एंड डक्टिलिटी होता है इसको वायर में कन्वर्ट करना। तो मेटल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। जिंक इज नॉट मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, और इसी हिसाब से मर्क्यूरी और गैलियम भी ये सब मेलेबल और डक्टाइल नहीं है। यहाँ पे देखो जितने भी नॉन मेटल्स है ये क्या है, नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल है, इनको हम थिन स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते और डक्टाइल भी नहीं हो सकते। अगर खींच रहे हैं तो ये टूट जाते हैं, इसलिए तो ये ब्रिटल है। बट व्हाट अबाउट द कार्बन फाइबर्स? कार्बन फाइबर इज डक्टाइल, इसको हम खींच सकते हैं। देन आता है सोनोरस। जितने भी मेटल्स हैं ये सब बेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ओके, ये आ गया इंपॉर्टेंट सा चीज। अगर यहाँ पे वैलेंस सेल का मतलब देखो, वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लिथियम का, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, के सेल रहा। एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर मैं सोडियम का बात चलो बेरिलियम का अगर बात करूं तो और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और अगर बोरन का बात करूं तो और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं उनका आउटर मोस्ट सेल में या तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या तो इस तरह से तीन इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल। तो लिथियम का ये जो सेल है ये आउटर मोस्ट सेल है। अगर मैं बात करूं पोटेशियम का, न्यूक्लियस ये रहेगा उसका आउटर मोस्ट सेल, 1 2 3 और एक रहेगा ये। इसका आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा पोटेशियम का। कैल्शियम का अगर मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या रहेंगे, एक से लेके तीन इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और नॉन मेटल का क्या है, 4 से लेके 7 तक होता है। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है, सिर्फ यही इकलौता है जिसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देन आता है क्या, अकरेंस फाउंड इन कंबाइंड स्टेट और ओनली नोबल मेटल्स फाउंड इन द फ्री स्टेट। सो जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, आयरन हो गया, तो ये सब दुनिया में कैसे पाए जाते हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब किसी के साथ मिलके रहते हैं, या तो ऑक्साइड के साथ या फिर सल्फाइड के साथ या फिर कुछ इस तरह से। ये हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। सो ये सब क्या होता है, फ्री स्टेट में मिलता है, ये ऐसे ही मिल जाते हैं हमें। लेकिन नॉन मेटल्स फाउंड इन द फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, ये सब तरह से मिले जुले रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन कितना रहता है, 29% रहता है, यस 21%, सॉरी। सो ऑक्सीजन 21% रहा एंड नाइट्रोजन 78% रहा। देन वही ऑक्सीजन फिर से कहाँ पे, समंदर में H2O कंबाइंड फॉर्म में है। तो ठीक है, तो जितने भी नॉन मेटल्स है ये सब मिलजुल के रहते हैं ना, कंबाइंड स्टेट में भी रह सकते हैं और फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं। बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी क्या, फॉर्मेशन ऑफ आयन। ये सब कैटायन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टी, अभी तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी में आए तो ये इसे प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सभी चीज को डिफाइन करेंगे कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। कैटायन पॉजिटिव मतलब जो एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा बाहर जाएगा, एक जा सकता है, दो जा सकता है, तीन जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल है ये एनायन फॉर्म करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। कभी कभी यही एलिमेंट, यही नॉन मेटल पॉजिटिव भी हो जाता है। और ये कैसा होता है, ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे, जब 11th-12th का कोर्स जब पढ़ाया जाएगा उस टाइम में ये सब पढ़ाया जाता है कि एक नॉन मेटल भी कैसे पॉजिटिव हो जाता है। देन आता है रिएक्शन विद एसिड एंड वाटर। मेटल्स which are more reactive than hydrogen reacts with acid and water।
सो जो वॉट हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज रहता है, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। सो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या होगा, रिएक्शन करेगा पानी के साथ, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए तो अगर हम कोई भी ज्वेलरी पहन रहे हैं, है ना, पसीना निकलता है, उसमें सॉल्ट तो रहता है, हाँ उसमें पानी भी तो रहता है। अगर मैं वहां पे सोडियम का अगर पहनूं तो क्या होगा, थोड़ा सा पानी लगा कि फूट जाएगा कान में ही। तो इसलिए हम कुछ ऐसे मेटल्स पहनते हैं जो कि पानी या फिर जल्दी वो रिएक्ट ही नहीं करते, थोड़ा सा नोबल टाइप के रहते हैं। तो इसलिए गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया और सिल्वर हो गया, ये सबको हम चॉइस, दिस आर द गुड चॉइस फॉर ऑर्नामेंट्स। बट व्हाट अबाउट द नॉन मेटल्स, जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर। सो इसलिए इनको, नॉन मेटल को अगर तुम्हें प्रिजर्व भी करके अगर रखना है तो इनको हम कहाँ पे, कोई भी वाटर मीडियम पे हम इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन अगर मेटल को अगर प्रिजर्व करके रखना है, जैसे कि सोडियम हो गया, इसको तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही फूट जाता है। सो अगर इसको अगर प्रिजर्व करके रखना है तो इसको हम केरोसिन में प्रिजर्व करके रखते हैं, सोडियम को। नेक्स्ट आता है कलर। जनरली जितने भी मेटल्स हैं ये सब क्या मिलेंगे, ग्रे कलर और सिल्वर कलर में मिलेंगे। बट नॉन मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है, गोल्ड जो कि येलो फॉर्म में रहेगा और कॉपर जो रेडिश ब्राउन फॉर्म में रहेगा। Metalloids. Some element possess the property of both metal and non-metals, and these elements are called metalloid. ठीक है, तो कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में रह जाते हैं। ये ना ही मेटल के साइड में ना ही नॉन मेटल के साइड में, ये बीच में रहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। आगे यहाँ Ge जर्मानियम है, आर्सेनिक, एंटीमोनी, देन सेलोनियम एंड टोलोनियम, और यहाँ पे सिलिकॉन भी आ जाता है। ये भी क्या है, हमारा सब मेटलॉइड्स है। इनका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहता है। नेक्स्ट आता है क्या, कंपाउंड्स के बारे में देखो। व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्ड टू वन अनदर दे मेक ए कंपाउंड। जब एलिमेंट में क्या हो रहा था, एलिमेंट में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ही एटम को लेके बना होगा, बट कंपाउंड में ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा एटम को लेके एक सब्सटेंस अगर फॉर्म हुआ, जैसे कि अगर मैं बात करूं पानी का, अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहा हूं, क्या मैं इसको हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कभी नहीं। क्या मैं इसको ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कभी नहीं। ये किससे रिप्रेजेंट होगा, H2O से रिप्रेजेंट होगा। ये ऐसा कंपाउंड को लेके रिप्रेजेंट हो रहा है। सो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अभी कंपाउंड कहूंगा, इसको एलिमेंट नहीं कहूंगा अभी। क्यों? क्योंकि ये देखो एक से ज्यादा एटम्स को लेके बना है। नेक्स्ट क्या आया, ए केमिकल कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस फॉर्म्स फ्रॉम केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमारा क्या बनता है, H2O बनता है, जो कि हाइड्रोजन रहता है, फ्लेमेबल रहता है और कंबस्शन को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है ये पूरा चेंज है। कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन होकर कोई सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। जो कंपाउंड होता है ये प्योर रहता है। सो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग सा भी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।